Hello and welcome to Learning Ingenuity. Students who are new to this class today, I'd like to welcome you. My name is Toshendra and today we are going to study class 10 English. So in English we have two books, the main course book and the supplementary reader. The main course book which is First Flight and the supplementary reader which is The Footprints Without Feet. So let's begin today's class with the next chapter. So today we'll be studying the next chapter from First Flight. First Flight, and the next chapter is from the Diary of Anne Frank. Right? Let me go ahead and bring the introduction of the chapter to you. All right, over here it is. I believe you are able to see me. I believe you are able to hear my voice as well. Just to provide confirmation, please type OK or yes if you can see me and if you can hear my voice. If you can see me and if you can hear my voice, please type OK or yes in the chat so that I can confirm. All right, cool. I got the response. Let us begin today's class. So फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायरी जो है, एक रिटन पीस ऑफ राइटिंग है। ये इस पीस ऑफ राइटिंग का एक एक्सट्रैक्ट है। एन फ्रैंक जिन्होंने अपनी डायरी के अंदर कुछ चीज़ें, अपने इंसिडेंट्स, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ जो शेयर किए, ठीक है, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और ये एक्सपीरियंसेस तब के हैं जब वो आपकी एज की थी, व्हेन शी वाज 13-14 ईयर ओल्ड। ठीक है, सो लेट अस सी अबाउट दी ऑथरेस। एन फ्रैंक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सो एन फ्रैंक, शी वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929 एंड ऑलराइट, शी possibly died in February March 1945। ठीक है, was a German Jew। ठीक है, सो ये तब की बात है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, राइट, 1945। ठीक है, और तब सिचुएशंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी, क्योंकि लैक्स ऑफ अबाउट 50 लाख पीपल डाइड इन वर्ल्ड वॉर टू, राइट, इवन मोर। ठीक है, तो और इतने सारे लोग, और मोस्टली उसमें कौन थे? ठीक है, मोस्टली दे वर ज्यूज। ठीक है, सो एन फ्रैंक वॉज ऑल्सो अ जर्मन ज्यू। The 12-year-old Jewish girl wrote the diary of Anne Frank while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the Nazis' occupation of the Netherlands in World War II। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्योंकि नाजीज ने, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट यूरोप पे और कब्ज़ा कर लिया था। तो ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि तब अभी भी ऐसे कुछ देश थे जो कि हिटलर जो है जिनके ऊपर कैप्चर नहीं कर पाया था, दे वर स्टिल फाइटिंग, राइट। सो अदरवाइज ही हैड कैप्चर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यूरोप एंड ही वाज एक्सेलिंग फर्दर। ठीक है, और वो और आगे बढ़ता जा रहा था, जो भी देश सामने आ रहा था उसको ख़त्म कर रहा था, उस पर काबू पा रहा था। ठीक है, अब ये 12 साल की लड़की, जूइश लड़की, जिन्होंने लिखी डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है, उन्होंने तो अपनी डायरी के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करी। ठीक है, और वो अपने परिवार के साथ में और छुप करके रह रही थी, क्योंकि जूइश लोगों को और हिटलर मार दे रहा था, तो बहुत दर्दनाक मौत दे रहा था। ठीक है, अपने 4 दोस्तों के साथ में और एम्स्टर्डम में। ठीक है, जब नाजीज ने हमला कर दिया था, उस वक्त की ये बात है। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to a concentration camp in Bergen, where Anne and her elder sister Margaret died of typhus in 1945। ठीक है, और 2 साल के बाद जब जो छुपे हुए थे, ठीक है, और नाजीज से बच करके छुपे हुए थे, तो किसी ने सूचना दे दी उनके बारे में और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप, तो हिटलर ने सारे जितने भी ज्यूज़ हैं उनको कैदी बनाने के लिए और बड़े बड़े चैम्बर्स तैयार करे थे,
और कंसंट्रेशन कैंप उनका नाम दिया था, और उसमें लैक्स ऑफ ज्यूज़ को रखता था और उन्हें सज़ा दी जाती थी, उन्हें खाना पीना नहीं दिया जाता था, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनको बस एम यही था हिटलर का कि कैसे भी करके इनको ख़त्म करना है। ठीक है, तो फाइनली 2 साल के बाद में एन और उसकी बड़ी सिस्टर मार्गरेट टाइफस से और 1945 में मर गई। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, फाउंड हर डायरी एंड गॉट इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, और उनके पिता ने, ठीक है, ऑटो ने, जो कि सिर्फ अकेले उनके परिवार से, उनके जो ग्रुप में जितने भी लोग रह रहे थे, उनके अकेले जो कि बचे, उन्होंने एन की डायरी को, ठीक है, एन ने जितने भी अपनी डायरी पे और चीज़ें लिखी थी, ठीक है, और एन खुद जो है वो छोटी एक बच्ची ही थी, 12-13 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, और उन्होंने अपनी डायरी के अंदर जो केसेस और जो सिचुएशंस जो मेंशन की थी उसे पब्लिश किया इंग्लिश में, बिकॉज दे वर जर्मन, तो जर्मन में लिखी होंगी, ठीक है, तो उन्हें इंग्लिश में पब्लिश किया। द नेम ऑफ द बुक वॉज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है, क्योंकि ये रियल इंसिडेंट्स को मेंशन करती है। ठीक है, अब क्या है थीम, क्या है इस स्टोरी की, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका क्या थीम है। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एंड द गिवन एक्सट्रैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक वर्क्स डिस्क्राइबिंग द अट्रोसिटीज कमिटेड ऑन द जूज ड्यूरिंग द नाजी ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स इन द 1940s। तो 1940s में नाजीज ने नेदरलैंड्स के ऊपर जो कब्जा कर लिया था और उसके ऊपर कितने जुल्म किए थे, जो अट्रॉसिटीज़ थी वो जूस के ऊपर, वो मेंशन करती है ये जो डायरी है, ये पीस ऑफ राइटिंग है। It also provides an intimate account of daily life that has small groups led in hiding in Amsterdam। ठीक है, और ये डायरी से हमें और पता ये भी चलता है कि वो जो जूस है किस तरीके से छुप करके और रह रहे थे एम्स्टर्डम में इन स्मॉल ग्रुप्स। Her frankness, honesty and sincerity of description of her parents, friends and teachers make her writing the most important document of the Holocaust period। ठीक है, तो अब हॉलोकॉस्ट पीरियड तो आप लोगों ने डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट में एसएस वगैरह में पढ़ा होगा। तो व्हाट एग्जैक्टली हिटलर डिड, सो ही यूज्ड द गैस, हॉलोकॉस्ट गैस, इन ऑर्डर टू किल द लैक्स ऑफ जूस, ठीक है, लैक्स ऑफ प्रिजनर्स दैट ही हैड कैप्चर्ड। उनको मारने के लिए उसने हॉलोकॉस्ट गैस, विच इज पॉइजनस गैस, और उनको चोक करके उस पर गैस पे और चेम्बर्स के अंदर लाखों लोगों को बंद करके, एंड ही लेफ्ट देम टू डाई इन दो चैम्बर्स। ठीक है, तो ये उस समय का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये सच्ची घटनाओं को एक बच्चे ने ऑनेस्टी के साथ में और मेंशन किया है ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो घटी थी उसका ये लाइव मतलब उस लड़की ने खुद ने वो चीज़ें विटनेस करी हैं जो कि उसने सच्ची अब इस डायरी में लिखी है। ठीक है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस कम टू द समरी ऑफ दिस पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है एक ये इंसिडेंट है जो उसने डायरी, उसने बहुत सारे समय तक, काफ़ी समय तक ये डायरी लिखी। ठीक है, तो उसमें से एक टुकड़ा लिया गया है, ये कंप्लीट डायरी नहीं है, ये कंप्लीट इंसिडेंट नहीं है। ठीक है, पर उसका एक पीस है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड। ठीक है, तो समरी देखते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज द नेम ऑफ द स्टोरी। एन फ्रैंक्स पेरेंट्स गिव हर अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। जब वो 13 साल की हो जाती है तो उसके पेरेंट्स उसे एक डायरी देते हैं। शी इज़ एक्साइटेड, वो बहुत खुश हो जाती है। शी नेम्ड इट किटी, और उसने अपनी डायरी को अपने दोस्त की तरह एक नाम दे दिया, किटी। At last she has found something or someone to confide all her secret thoughts in। और फाइनली अब उसके पास में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा दोस्त है जिसमें वो सारे अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकती थी। तो इसलिए बहुत खुश हो जाती है वो, क्योंकि उसके ऐसा कोई दोस्त नहीं था उसके पास में जिसके साथ वो सब चीज़ें शेयर कर पाती। शी इज़ जनरली मिसअंडरस्टूड बाय एवरीवन शी नोज। क्योंकि अक्सर क्या होता था कि वो करना या कहना कुछ चाहती थी और सामने वाला कुछ और समझ जाता था, तो इसलिए बात बिगड़ जाती थी। एटलीस्ट एन थिंक्स सो, और एन को ऐसा लगता था कि वो जो कहना चाहती है वो सामने वाला ठीक से समझ नहीं पा रहा। तो इसलिए डायरी मिलने के बाद में उसको बहुत खुशी हुई, क्योंकि डायरी जो है अब उसकी दोस्त है, प्लस वो उससे रिपीट क्वेश्चन नहीं करेगी, जो उसको फीलिंग्स हैं वो सिर्फ उसको बताएगी, सिर्फ उसमें लिखेगी,
और वो सिर्फ सुन करके अपने पास वो सीक्रेट्स को रखेगी, उसकी किटी। सो शी स्टार्ट्स राइटिंग हर डायरी, तो उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया। शी राइट्स अबाउट हर स्कूल, हर ग्रेड्स, फ्रेंड्स एंड बॉयज़ एट द स्कूल, ठीक है। अब उसने सारी चीज़ों के बारे में, छोटा बच्चा है 12-13 साल का, उसने सारी चीज़ों के बारे में मेंशन करना, डायरी के अंदर लिखना चालू किया, अपनी अच्छी बातों को, बुरी बातों को, दोस्तों को। Within a month she feels as if their whole life has undergone a sea change, ठीक है। और एक महीने में उसने ये महसूस किया कि उनकी सबकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो रही है, ठीक है, कंप्लीट चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हॉलैंड इज ओवररन एंड ऑक्यूपाइड बाय नाजी जर्मनी, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यही हुआ था, नाजी जर्मनी ने हॉलैंड पे अटैक कर दिया था और उसे काबू कर लिया था। One day the Nazi police sent a call up notice to her sister Margaret, ठीक है। और एक दिन नोटिस आया नाजी आर्मी से, नाजी पुलिस ने और नोटिस भेजा कि मिलने के लिए बुलाने की। इट मेंट हर डिपोर्टेशन टू अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और उसका मतलब यही था कि उन लोगों को और मूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मार्गरेट को मूव करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। द फ्रैंक फैमिली फियर्स फॉर देयर लाइव्स, ठीक है। अब उन्हें जो फ्रैंक फैमिली मतलब एन फ्रैंक की जो फैमिली है वो जो है अब काफ़ी डर गए और उन्हें लगा कि वो भी मारे जाएंगे। एन एंड हर फैमिली गो इनटू हाइडिंग, तो इसलिए पूरी की पूरी फैमिली जो है वहाँ से भाग गई और छुप कर रहने लगी। दे मूव इनटू अ लिटिल सेक्शन ऑफ हर फादर्स ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। और वो कहाँ जाकर रहने लगे? तो पापा के ऑफिस के छोटे से हिस्से में। दिस पोर्शन इज वॉल्ड ऑफ एंड हिडन बिहाइंड अ स्विंगिंग बुककेस, ठीक है। और वो जो एरिया था, जो सेक्शन था, उसको चारों तरफ से और कवर्ड था। और कहाँ था वो? जो उनका जो जहाँ पर बुक्स रखते थे, बुक्स का जो पीछे बुक शेल्फ जो था उसके पीछे वाले एरिया में वो रहते थे, तो किसी को आसानी से पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर कोई रह रहा है। द सीक्रेट एनेक्स इज गोइंग टू बी इन द हाइडिंग प्लेस ऑफ एन्स फैमिली एंड 4 others फॉर द नेक्स्ट 2 years, ठीक है। अब यही उनका सीक्रेट जो था वो यही था कि उनको अब छुप करके नाजी पुलिस से छुप करके रहना था, क्योंकि नाजी पुलिस उनको मार देना चाहती थी। मिस्टर एंड मिसेस वैन डान एंड देयर सन पीटर शेयर द प्लेस विद द फ्रैंक्स, ठीक है। और कौन था? तो मिस्टर एंड मिसेस वैन डान, ठीक है। वैन डान जो है एक फैमिली, और उनका सन पीटर और उनका बेटा पीटर, वो उनके साथ में उसी जगह पर रह रहे थे, शेयर कर रहे थे जगह। तो वो भी जूइश होंगे, वो भी ज्यूज होंगे, इसीलिए उनको छुपना पड़ रहा था नाजी पुलिस से। लेटर ऑन मिस्टर डसल एंड एल्डरली डेंटिस्ट ऑल्सो मूव्स इन, ठीक है। बाद में और मिस्टर डसल, ठीक है, जो कि एक सीनियर डेंटिस्ट है। एल्डरली मतलब बुजुर्ग, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि डेंटिस्ट थे, वो भी उनके साथ में रहने आ गए, छुपने आ गए। एन हैज़ टू शेयर हर बेडरूम विद हिम, ठीक है। और एन को अपना बेडरूम उनके साथ, मिस्टर डसल के साथ में शेयर करना पड़ता था। शी रिसेंस कॉन्स्टेंटली बट विदाउट एनी सक्सेस, ठीक है। अब उसने लगातार उस चीज़ के लिए विरोध किया कि नहीं, उससे अपना रूम नहीं शेयर करना है, लेकिन उसको कोई सक्सेस नहीं मिली। एंस एडोलेसेंस डजंट फाइंड टाइम एंड स्पेस टू ब्लूम नेचुरली, ठीक है। और उसका जो किशोर अवस्था है, एडोलेसेंस, जो उसकी एज थी, ठीक है, वो जो ठीक से ग्रो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो अंदर ही छुप करके रहना पड़ रहा था। शी शट अप इन अ होल हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि उसको अब छुप करके रहना पड़ रहा था, लाइक रैट इन अ होल, ठीक है। तो बाहर की दुनिया से उसको छुप करके रहना पड़ रहा था। शी इज कूप्ड अप इन टाइनी रूम, तो छोटे छोटे कमरों में और उन सबको एक साथ रहना पड़ रहा था। द डे इज स्पेंड इन टिप टोइंग अराउंड एंड डूइंग नथिंग वर्थ वाइल, ठीक है। और पूरा दिन जो है वो इसी तरीके से निकल जाता था। टिप टोइंग मतलब कि मूविंग ऑन द टोज, ठीक है, क्योंकि उनको चुप रहना पड़ता था, वो आवाज़ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो छुप करके रह रहे थे। द बॉम्ब्स एंड गन फायर शेल शॉक द यंग गर्ल एट नाइट, और रात के समय में जो बॉम्ब्स की या गन फायर की जो आवाज़ें आती थी, उससे वो बहुत डर जाती थी। एन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, एन को पढ़ने का बहुत शौक था। फॉर्चुनेटली द फ्रैंक्स हैव टन्स ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड अ रेडियो सेट, ठीक है। और वो किस्मत थी अच्छी उनकी कि वो जहाँ पर रह रहे थे, जहाँ पर छुप कर रह रहे थे, वहाँ पर ढेर सारा पढ़ने के लिए सामग्री थी और एक रेडियो सेट भी था जिसको वो सुन सकते थे।
It helps not only in keeping herself gainfully engaged during her hide but also enriches her mind। और यही कारण रहा कि उसका इंटरेस्ट जो था वो लिखने में भी आया, ठीक है। तो इसलिए उसने लिखना भी चालू किया क्योंकि वो पढ़ती भी बहुत ज़्यादा थी। शी इज़ एनलाइटेड अबाउट लिटरेचर, हिस्ट्री एंड कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, ठीक है। और उसको नॉलेज मिली किसके बारे में, लिटरेचर की, क्योंकि वो काफ़ी पढ़ती थी, 2 साल के करीब वो वहाँ पर छुपे, ठीक है। तो वो काफ़ी पढ़ती थी वहाँ पर, और हिस्ट्री की इसको नॉलेज मिली, और काफ़ी कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट जो पॉलिटिक्स वहाँ चल रही थी उसके बारे में भी उसको आइडिया मिला। इट्स इम्पॉसिबल दैट अ गर्ल ऑफ हर एज विल नेवर थिंक अबाउट लव, ठीक है। और ऑब्वियसली 13-14 ईयर की एज में, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको कभी और लव के बारे में या प्यार के बारे में उसका ख्याल नहीं आया हो, तो इतनी तो वो बड़ी हो गई थी। We see a real change coming in Anne when she begins hanging out in the attic with Peter Van Damme, ठीक है। और वो जो पीटर जो था उनके साथ में रहता था, वैन डैम का सन, ठीक है। तो अब उसके बाद में वो देखी जाने लगी, और पीटर के साथ में वो, और एटिक, ठीक है। एटिक एक ऐसी जगह होती है जो कि रूम के थोड़ा ऊपर एक एरिया बनाया जाता है जहाँ पर सामान वगैरह रखने के लिए काम में आता है। तो वहाँ पर वो पीटर के साथ में देखी जाने लगी, वहाँ पर वो बैठने लगी। इट इज़ अराउंड दिस टाइम व्हेन हर इमेजिनेशन टेक्स विंग्स, और उस वक्त ही उसके जो ख्यालात जो थे अब वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए। शी ड्रीम्स अबाउट अ बॉय शी वॉज इन लव विद, ठीक है। और अब उसे पीटर वैन डाम से प्यार हो गया। ही वॉज अनादर पीटर, पीटर शिप, ठीक है। अब वो भी एक और पीटर ही था, उसका नाम था पीटर शिप। शी नाउ बिकम्स मोर कॉन्शियस ऑफ हर बीइंग अ गर्ल एंड पीटर वैन डाम एज अ बॉय, ठीक है। अब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बच्ची नहीं है, वो एक लड़की है, और पीटर वैन डाम जो है एक लड़का है। शी वॉन्ट्स हिम टू बी सेंसिटिव एंड केयरिंग एंड डज फाइंड हिम सो समटाइम्स, और वो यही चाहती थी उस लड़के से कि वो केयरिंग हो, सेंसिटिव हो, उसकी फीलिंग्स को समझे, और कभी कभार वो समझता भी था। दे टॉक अबाउट एवरीथिंग इंक्लूडिंग सेक्स, ठीक है। और वो सब तरीके की, उस एज की ग्रुप के जो है वो सब तरीके की बातचीत करते थे, यहाँ तक कि सेक्स की भी बातें वो करते थे। इट टेक्स सम टाइम व्हेन देयर रिलेशनशिप चेंजेस, ठीक है। और थोड़े समय के बाद में उनका जो रिलेशनशिप है वो चेंज हुआ। देयर यूथफुल पैशंस टर्न इनटू अ डीप फ्रेंडशिप, और उनकी जो दोस्ती थी वो काफ़ी गहरी हो गई। दे ट्राई टू गिव कम्फर्ट एंड पीस टू ईच अदर इन सच हार्ड एंड ट्राइंग टाइम्स, ठीक है। और वो ऐसे समय में जब, क्योंकि वो दोनों ही अपनी जान बचा रहे थे, उनका पूरी फैमिली जो है अपनी जान बचा रही थी, बाहर गन फायर और बम्बार्डिंग हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे में वो जब छुप करके 2 साल तक उन्होंने उस जगह पर बिताए, तो वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगे, एक दूसरे को आराम देने लगे और शांति से रहते थे। A stage comes when the war seems to be ending, और फिर एक ऐसा समय आया जब उनको लगा कि शायद युद्ध जो है, विश्व युद्ध जो है वो ख़त्म हो रहा है। एटलीस्ट देयर इज़ होप इन यूरोप, ठीक है। और यूरोप में अब कुछ होप है, उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड विद इट इज़ लिंक्ड विद देयर सर्वाइवल एंड अडॉप्शन, ठीक है। और उसके साथ में उनका रहना, जिंदा रहना भी तो ज़रूरी है। अगर युद्ध ख़त्म हो जाता है और फिर वो ज़िंदा रह जाते हैं तो ही तो वो अचीवमेंट है। One day in 1944, Gerrit Balkenstein, a member of the Dutch government in exile, announced that after the war he hoped to collect eyewitness accounts of the sufferings of the Dutch people under the German occupation, ठीक है। अब एक दिन 1944 में एक दिन गेरिट बल्केनस्टाइन, ठीक है, बल्केनस्टाइन ने और ये अनाउंस किया, ठीक है। और वो डच गवर्नमेंट का ही मेंबर था और एग्जाइल में था। एग्जाइल में था मतलब वो भी छुप कर रह रहा था, वो भी सामने नहीं रह रहा था, ठीक है। और उसने अनाउंस करवाया कि जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाएगा तो वो जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप या जो जर्मन ऑक्यूपेशन में मतलब कि जहाँ पे जर्मन नाजीज़ ने मतलब हावी हो गए हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस लेगा वो और उनसे जानेगा कि उनकी क्या सफरिंग्स रही है, उनको क्या परेशानी रही है, क्योंकि वो खुद आई विटनेस हैं उस चीज़ के। शी रियलाइजेज दैट पर्सनल अकाउंट सच एज हर डायरी विल बी इन डिमांड, और उसको तब ये रियलाइज़ हुआ कि उसका जो पर्सनल जो लिख रही थी, वो उसकी जो पर्सनल राइटिंग थी, उसकी डायरी जो थी, उसकी बहुत डिमांड होगी। एंड particularly dislikes the frivolous मिसेस वान डैन, ठीक है। तो अब मिसेस वान डैन जो थी वो ज़्यादा
पसंद नहीं करती थी एन उनको। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ही चीज़ें जो है रोक टोक करती थी एन को। शी ऑल्सो कंप्लेन्स दैट द ग्रोन अप्स डोंट अंडरस्टैंड एंड सिंपैथाइज विद हर, ठीक है। और वो ये भी कहती थी कि ग्रोन अप्स हैं जो कि बड़े हैं, ठीक है, वो लोग नहीं समझते। और एन ऐसा सोचती थी कि जो बड़े लोग हैं वो उसे नहीं समझते, ठीक है, उसकी बातों को और लाइटली ले लेते हैं। एन टेल्स किटी हाउ हर जूइश फ्रेंड्स आर बीइंग टेकन अवे बाय द डजन्स, ठीक है। एन ने और किटी को बताया मतलब डायरी में लिखा कि किस तरीके से और क्रुएलिटी के साथ में और जर्मन्स जो है या नाजीज जो है वो लेकर चले गए उसके दोस्तों को उठा करके। दे आर बीइंग लोडेड इनटू कैटल ट्रक्स एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। और बिल्कुल जैसे भेड़ बकरी, जैसे कैटल मवेशियों को लेकर के जाते हैं, ठीक है, उस तरीके से उसके दोस्तों को और भर भर के और ले गए। द कंडीशंस अंडर विच दे लिव आर रियली मिजरेबल। और जिस कंडीशन में वो लोग रह रहे थे वो सही में दयनीय थी। हर डैडी गेट्स सिक बट दे कांट कॉल अ डॉक्टर, ठीक है। और अब एक सच सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसके जो पापा हैं एन के, और वो बीमार पड़ गए लेकिन वो डॉक्टर को नहीं बुला सकते थे। एन फील्स फ्रस्ट्रेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट शी क्रिटिसाइज सो ऑफन, ठीक है। और एन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लगता था और वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करती थी उस सिचुएशन जो कि जिसमें वो लोग फंस गए थे, ठीक है, और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उसको बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा उसको कोसती थी, क्रिटिसाइज़ करती थी। शी हेट्स मिस्टर डसल एज ही इज़ टू स्टबर्न, ठीक है। और मिस्टर डसल को भी वो पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्टबर्न थे, ज़िद्दी थे। शी डजंट लाइक टू से हर प्रेयर्स विद हर मम्मी, ठीक है। और वो अपने मदर के साथ में और प्रेयर्स भी नहीं करना पसंद करती थी। शी फाइंड्स हर टू कोल्ड, इंडिफरेंट एंड अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है। और वो क्यों नहीं करती थी ऐसा? क्योंकि वो अपनी मम्मी को देखती थी कि उसकी मदर जो है वो बहुत इंडिफरेंट है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है और बहुत कोल्ड हो गई है। मतलब कोल्ड इन द सेंस की फीलिंग्स नहीं है। शी ऑल्सो गेट्स जेलस ऑफ मार्गरेट समटाइम्स। और वो अपनी बड़ी बहन मार्गरेट से भी कभी कभार जेलस हो जाती थी। एंड रीड्स अ बुक ऑन प्यूबर्टी एंड लॉन्ग्स टू हैव हर पीरियड्स, ठीक है। अब उसको जब एन जो है जब बुक पढ़ती है वहाँ पर काफ़ी नॉलेज लेती है वहाँ पर, और तब उसको पता चलता है कि प्यूबर्टी एज क्या होती है और फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, वो क्या होता है। तो अब उसको बस यही इंतज़ार रहता है कि कब उसके भी पीरियड स्टार्ट होंगे। दे कांट स्लीप बिकॉज ऑफ दी एयर रेड्स, ठीक है। और क्योंकि एयर रेड्स मतलब वहाँ से हवाई जहाज़ वगैरह काफ़ी जो है वो रात को ट्रैवल करते थे और बहुत आवाज़ें करते थे, इसीलिए वो नहीं सो पाते थे रात को आराम से। देयर फूड इज़ बेसिक अनहेल्दी, ठीक है। उनका जो खाना जो था वो अब हेल्दी नहीं था, ठीक है, और बहुत बेसिक ही जो मिल जाता था वही खा पाते थे। शी हैज़ बिकम सिक ऑफ ईटिंग द ड्राई ब्रेड, स्पिनच एंड रॉटन पोटैटोज फॉर डिनर, ठीक है। और अब वो थक गई थी क्या ये सब खा खा करके, जैसे कि सूखी ब्रेड या फिर पालक या फिर सड़े हुए आलू, ये खा खा कर वो थक गई थी। शी लॉन्ग्स फॉर फ्रेश एयर। और उसे बाहर निकलना और ताज़ी हवा लेने की बहुत इच्छा थी। शी होप्स दैट द डार्कनेस एंड क्रूअल्टी ऑफ द वॉर विल सबसाइड, ठीक है। और उसको बस यही उम्मीद थी कि एक दिन जल्दी से बस ये जो बुरा समय चल रहा है और ये जो बुरे लोग हैं ये सब ख़त्म हो जाए, ये सब ख़त्म हो जाए, युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाए। शी क्रेव्स ब्यूटी, सेफ्टी एंड फ्रीडम। और उसको बस यही इच्छा थी कि उसके आसपास जो है दुनिया जो है वो सुंदर हो, सेफ हो और वो खुद भी आज़ाद हो। शी हैज़ फेथ दैट गॉड विल रेज देम आउट ऑफ सफरिंग। और उसे विश्वास था कि भगवान जो है उसे इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। शी इज़ ऑफन डाउनकास्ट बट नेवर इन डिस्पेयर, ठीक है। और कभी कभार वो बुरा भी फील करती थी लेकिन उसके लिए उसके मन पर कभी वो अपसेट ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है, उसकी वजह से ज़्यादा अपसेट नहीं होती थी। कभी कभार मतलब उसको ऐसा था कि जो लोग हैं ठीक से समझते नहीं थे उसको, है ना, कम आंकते थे कि उसको पता नहीं है, कुछ जानती नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका ज़्यादा अपसेट नहीं होती थी। And celebrates her 15th birthday. She wishes she would look at nature more often and not through a dirty window, ठीक है। अब एन का 15th बर्थडे था, ठीक है, और उसने सोचा कि वो अब
देखेगी बाहर नेचर को, और अपनी गंदी खिड़की से नहीं, बाहर निकल करके नेचर को देखेगी। शी ऑफन बिकम डिसअपॉइंटेड विद पीटर। अब पीटर जो है, जो उनके साथ रहता था, वो कभी कभार उसे परेशान भी करता था और काफ़ी नाराज़ हो जाती थी उससे। शी स्टिल बिलीव्स दैट पीपल आर गुड एट हार्ट। लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता था कि दिल से तो लोग अच्छे ही होते हैं और कुछ एक्शंस, उनके जो काम होते हैं वो गलत होते हैं। शी हैज़ अ डीपर एंड प्योर साइड विच द पीपल अराउंड हर इग्नोर। ठीक है, और वो काफ़ी गहन सोच वाली लड़की थी। ठीक है, बहुत डीप सोचती थी और प्योर सोचती थी, जो कि लोग नहीं समझ पाते थे, लोग उसको ठीक से नहीं जान पाते थे और इग्नोर कर देते थे। दे कंसिडर दैट शी इज़ सुपरफिशियल। लोग ऐसा सोचते थे कि ये सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल बातें करती है। ऑन August 4, 1944 द सीक्रेट एनेक्स इज रेडेड। ठीक है, अब उनका जिस जगह वो रह रहे थे सीक्रेटली, ठीक है, 1944 अगस्त 1944 में वहाँ पर रेड हुई। दे आर टेकन अवे टू जर्मन एंड डच कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वेयर ऑल ऑफ देम डाई एक्सेप्ट मिस्टर फ्रैंक। ठीक है, और उन्हें लेकर के गए जर्मन और डच कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, जहाँ पर उनके सब फैमिली जो थी, सब के सब और मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज एन इंसिडेंट। नाउ लेट अस क्विकली सी द कैरेक्टर स्केचेस। ठीक है, लेट्स सी द कैरेक्टर स्केच। सो कैरेक्टर स्केच जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट एन फ्रैंक्स कैरेक्टर। उसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है। एन फ्रैंक वॉज अ वेरी सेंसिटिव, शार्प एंड मैच्योर गर्ल ऑफ 30। तो एन फ्रैंक जो थी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही जल्दी चीज़ों को फील करने वाली, और शार्प, इंटेलिजेंट और मैच्योर, समझदार लड़की थी, मात्र 13 साल की। बीइंग अ ज्यू शी वॉज कॉन्स्टेंटली हाउंडेड बाय द नाजीज। ठीक है, और क्योंकि वो एक ज्यू थी इसीलिए, और ज्यूज़ के खिलाफ नाजीज जो हैं बहुत ही, इन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी थी और उनको ख़त्म करना चाहते थे, इसीलिए बार बार उनको छुपना पड़ रहा था और बचकर भागना पड़ रहा था नाजीज से। शी वॉज लिविंग इन टेरिबल टाइम्स, और वो बहुत ही ख़राब समय था, बुरा समय था उनका। Born in Germany, she and her family had to migrate to Amsterdam to escape persecution. ठीक है, और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एम्स्टर्डम में मूव करना पड़ा, छुपना पड़ा, और लेकिन वो पैदा हुई थी जर्मनी में, पर उनके फैमिली के साथ उन्हें एम्स्टर्डम में छुपना पड़ा। शी फेल्ट अटरली लोनली एंड कुंट कन्फाइड इन अदर्स। ठीक है, और उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था, और वो आसानी से दूसरों के साथ में और मिंगल अप नहीं हो पाती थी, आसानी से उनके साथ में मिक्सअप नहीं हो पाती थी। शी नीडेड अ ट्रू फ्रेंड बिकॉज बिफोर whom शी कुड ओपन आउट हर हार्ट एंड शेयर हर इनर मोस्ट फीलिंग्स। और उसे एक सच्चा दोस्त चाहिए था, ऐसा दोस्त चाहिए था जो कि उसकी फीलिंग्स को समझेगा और उसे क्रिटिसाइज नहीं करेगा, उसकी बातों को समझेगा, चाहे वो कुछ भी हो। शी फाउंड दैट ट्रू फ्रेंड इन किटी, हर डायरी। और वो उसे जो ट्रू फ्रेंड मिला, वो मिला इसकी डायरी में। ठीक है, जिसका नाम उसने रखा किटी। शी वॉज वेरी इमोशनल, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच, वो अपनी दादी को बहुत पसंद करती थी। शी वॉज अ चैटर बॉक्स एंड अनॉयड हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग एज शी टॉक टू मच इन द क्लास। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी, और अपना मैथ्स टीचर जो है कीजिंग जो है, वो भी उन्हें भी शुरू में वो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जो मैथ्स टीचर है उनको बार बार बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बात करती हो, चुप हो जाओ, डांटते थे उन्हें। ठीक है, बट हर जोक प्लीज हिम वेरी मच। लेकिन उसने एक दिन एक जोक सुना है, तो वो ऐसा इंसिडेंट था कि उसने अपने मैथ्स टीचर को एक पोम लिख करके दी, और उस पोम में उसने लिखा कि, तो क्या पोम वो नहीं थी उसके अंदर, पर हाँ उसके अंदर पोम का क्या समरी थी, पोम से क्या कहना चाहती थी वो बात बताई। ठीक है, आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगी। तो उसके अंदर उसने बताई कि मिस्टर कीजिंग जो हैं, जो मैथ के जो टीचर, उनको उसने पोएम सुनाई थी, और वो ऐसी थी कि एक फैमिली में एक डक थी और एक फादर डक था, मतलब एक मेल डक, फीमेल डक, और उनके बच्चे। ठीक है, अब जो बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते थे, इसीलिए और फादर ने क्या किया,
खा गया उनको, ताकि उनकी आवाज़ जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, तो एक पोम में उसने ये मैसेज दिया था, विच वॉज एक्चुअली अ जोक, क्योंकि मिस्टर कीजिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा उनको पीछे पड़ गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो बोलना जो है वो एक्चुअल में इट्स ओके, इट्स एवरीबडी इज़ राइट। ठीक है, तो बोलना तो सबका अधिकार है। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा वो बोलती थी, इसलिए मिस्टर कीजिंग जो है उसको डांटते थे, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, थोड़ा उसको पनिश करते थे। ठीक है, इसीलिए उसने मिस्टर कीजिंग के सामने एज अ जोक इस पोम को प्रेजेंट किया कि जो फादर डक है वो अपने बच्चों को और काट करके खा गए, कि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करते थे, क्वैक क्वैक बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, और अब मिस्टर कीजिंग ने इस चीज़ को समझा और उसको अप्रिशिएट किया, और उन्होंने फिर इस चीज़ को एज अ जोक लिया, और एंड ही एन्जॉयड दैट जोक। ठीक है, और फिर उन्होंने ज़्यादा होमवर्क देना भी कम कर दिया, पनिशमेंट देना भी कम कर दिया। ठीक है, मिस्टर केजिंग की बात करते हैं। तो मिस्टर केजिंग वॉज एन ओल्ड फैशन टीचर ऑफ मैथ्स इन एन फ्रैंक स्कूल। ठीक है, एन फ्रैंक के जहाँ स्कूल जाती थी पहले, तो वहाँ पर ओल्ड फैशन टीचर मतलब जैसे कि नॉर्मल टीचर्स होते हैं कि, और थोड़ा सा बच्चों के साथ में स्ट्रिक्ट रहने वाले, तो इस तरीके के टीचर थे। ही वॉज रादर स्ट्रिक्ट विद स्टूडेंट्स एंड डिडंट अलाउ मच टॉकिंग इन द क्लास। वो बिल्कुल बातचीत अलाउ नहीं करते थे क्लास के अंदर, बहुत स्ट्रिक्ट थे। अल्टीमेटली ही असाइंड एन टू राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स, और उन्होंने, क्योंकि एन जो है वो बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी, इसलिए उन्होंने चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए एन को दिया, विच वॉज सॉर्ट ऑफ ए पनिशमेंट टू हर। द ऐसे गेव द राइट मैसेज टू मिस्टर कीजिंग। तो एन ने जो ऐसे लिखा, जो पीस लिखा, उसके अंदर उसने पोम को भी ऐड किया, और उससे मैसेज मिला। बाई चांस द जोक फेल ऑन हिम, और बाई चांस ऐसा हुआ कि जो उसने लिखा वो जोक एक्चुअल में मिस्टर कीजिंग के ऊपर ही आ गया। ही वॉज अ ट्रांसफॉर्म मैन नाउ। ठीक है, अब और उनकी लाइफ जो थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। उनको रियलाइज़ हुआ कि वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। ही अलाउड एन टू टॉक एंड नेवर असाइन हर एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अगेन। और फिर उन्होंने एन को कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया, और बातचीत करने के लिए भी ज़्यादा डांटा नहीं। ठीक है, तो these were the main two characters from the story. All right, so let us right. Okay, so that was the chapter. I want you to read this story, the piece of writing from Anne Frank's diary by yourself, and find out what actually were the things that she faced during World War II and during her hard times, and how did she manage through all on her own. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ेंगे। और रही बात अभी की, तो अभी हम एक और टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर हम ले लेते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, राइट। सो दैट वुड बी ओके। तो फुटप्रिंट्स में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द मिडनाइट visit, right? So let us first of all take the, let me close all these windows first of all. Okay, so स्टोरी लिखी है रॉबर्ट और आर्थर जूनियर ने। ठीक है, द नेम ऑफ द स्टोरी इज द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, और इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है, और इंटेलेक्चुअल कहानी है एक्चुअल में। ठीक है, कैसे एक इंसान जो है और ख़ुद को बचाता है। ठीक, तो बात हो रही है सबसे पहले राइटर की, ऑथर की, विच इज़ रॉबर्ट आर्थर जूनियर। तो क्या, ही वॉज एन अमेरिकन राइटर ऑफ मिस्ट्री एंड स्पेकुलेटिव फिक्शन। ठीक है, और वो क्या लिखते थे, वो कहानी लिखते थे, मिस्टीरियस, रहस्यमयी कहानियाँ, घटनाएँ और लिखते थे, और काल्पनिक होती थी, वो फिक्शन होती थी। हिज फेम रेस्ट्स ऑन द मिस्टीरियस ट्रैवलर रेडियो सीरीज़ एंड हिज 3 इन्वेस्टिगेटर्स सीरीज ऑफ नॉवेल्स। ठीक है, और वो किसके लिए पॉपुलर हुए, तो एक रेडियो पे उनकी एक सीरीज़ आती थी मिस्टीरियस ट्रैवलर, उसके लिए पॉपुलर है, और 3 इन्वेस्टिगेटर्स जो उन्होंने एक नावल की सीरीज़ लिखी थी, उसके लिए भी वो पॉपुलर हैं। हिज स्टोरीज वर पब्लिश्ड इन मैनी मैगजीन्स बिटवीन 1930 एंड 1940। उनकी स्टोरीज जो है 1930 से 1940 के बीच में बहुत सारी मैगजीन्स में पब्लिश हुई।
ही ऑल्सो रोट मिस्ट्री बुक्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ लिखी बच्चों के लिए भी. He was twice honored by the Mystery Writers of America with his writing partner Edgar. He died in 1969 in Philadelphia. ठीक है, तो अब उनको 2 बार जो है अवार्ड भी मिले, और क्या किसके लिए, मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका से, विद हिज राइटिंग पार्टनर एडगार, ठीक है, और उनका जो साथ में जो था, जो काम करते थे, वो थे एडगार, तो उनको उन दोनों को अवार्ड्स मिले. और 1969 में फिलाडेल्फिया में रॉबर्ट का देहांत हो गया. ठीक है, अब ये स्टोरी है, जो इसका क्या थीम है, इसका क्या आइडिया है, उसको समझते हैं. द मिडनाइट विजिटर इज अ वेरी थ्रिलिंग अकाउंट ऑफ अ सीक्रेट एजेंट ऑजिबल, वन पर्टिकुलर एपिसोड. ठीक है, तो ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, और उसका एक थ्रिलिंग अकाउंट मतलब एक किस्सा, ठीक है, जो कि मज़ेदार है, सस्पेंस है जिसके अंदर, ठीक है, वो है. ऑजिबल डेंट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. ऑजिबल जो है वो खुद कोई सीक्रेट एजेंट के जैसे, सीक्रेट एजेंट जैसे नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जेम्स बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, हमारे दिमाग में कोई ऐसे आ जाता है जैसे फिट एंड फाइन इंटेलेक्चुअल, है ना, ऐसा पर्सन दिमाग में आ जाता है, ठीक है. लेकिन ऑजिबल जो था वो इस तरीके का इंसान नहीं था, वो मतलब इस कैटेगरी में फिट नहीं होता था. ही डिडंट लिव अप टू the romantic picture of a secret agent that we read in books or see in films. ठीक है, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं, टॉप क्लासिफाइड एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो यूजुअली हीरोज़ ही होते हैं, एक्टर्स जो होते हैं, वो जो है वैसा फिट नहीं हो रहा था, ठीक है, तो वैसा नहीं था वो दिखने में. ही वॉज रादर फैट एंड स्लॉपी, और उसके अलावा वो था कैसा, बहुत ही ज़्यादा मोटा था, जिससे ठीक से मूव नहीं किया जाता है, ऐसा स्लॉपी सा था, उसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट. ही लिव्ड इन अ वेरी स्मॉल रूम ऑन द 6th फ्लोर, जो रहता था एक छोटे से कमरे में 6th फ्लोर पे. हाउएवर ऑजिबल वॉज गिफ्टेड विद अ रेयर प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था वो बहुत ज़्यादा सही था. ही वॉज क्विक ऑफ एक्शन, और वो एक्शन डिसीजन लेने में बहुत तेज था. His fertile brain could invent and cook up stories and situations that would confuse and unnerve his rivals. ठीक है, और उसका fertile brain मतलब जो दिमाग जो है उसका इतना बढ़िया था कि वो तुरंत और चीज़ें जो है वो डेवलप करके और हैंडल कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो आसानी से अपने दुश्मनों से तो काम निकाल लेता था, अपने दुश्मनों से तो बच जाता था. He cooked up the story of the balcony below the window of his room and the arrival of the police. और उसने एक बार अपने आप को बचाने के लिए और एक कहानी भी बनाई, और उस कहानी की मदद से और उसने उस कहानी में एक बालकनी का मेंशन किया, बालकनी और पुलिस का मेंशन किया, जिसकी वजह से उसकी जान भी बच गई. He outfitted and outsmarted his rival and enemy secret agent Max, who had come to take away a very important paper concerning some new missiles. ठीक है, तो अब उसने एक बार क्या कहता है, एक बार कोई दुश्मन जो है और वो आ गया था, तो उसी वक्त उसने इसी घटना में और ये कहानी जो है बनाई बालकनी की और पुलिस की, और जो कि वो लेने आया था सीक्रेट मिसाइल्स, कुछ मिसाइल्स के सीक्रेट पेपर्स जो है वो उनको लेने आया था, कॉन्फिस्केट करने आया था, हड़पने आया था वो, तो वो उसने बचाए कैसे, एक कहानी बना करके. थ्रू हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑजिबल वॉज एबल टू गेट रिड ऑफ हिज राइवल मैक्स, और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही वो अपने दुश्मन मैक्स को ख़त्म कर पाया और उससे बच पाया. नाउ लेट्स गेट टू द समरी. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Students, so along with the introduction, I'll also be providing you the word meaning. Over here are the word meanings. These words you will be finding in the story. When you will be reading the story, you'll find these word meanings over there. Just give me a moment. ठीक है, तो आपका काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा. If you will go through these word meanings, so you'll be able to understand the exact story. ठीक है, तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा. Alright, over here. Here we go. Summary: The Midnight Visitor. ठीक है, सबसे पहले अब तो इवेंट वाइज समरी है, जो घटनाएं घटती हैं एक के बाद एक,
उनकी इवेंट वाइज समरी है। ठीक है, सबसे पहले फाउलर मीट सीक्रेट एजेंट ऑसिबल। ठीक है, फाउलर जो है वो मिलता है। सो फाउलर वॉज अ यंग रोमांटिक राइटर, एक राइटर है फाउलर। ही केम टू मीट अ सीक्रेट एजेंट ऑसिबल इन हिज ऑफिस, और वो ऑसिबल से मिलने आता है उसके ऑफिस में। ही हैड कम टू गैदर नेसेसरी मटेरियल फॉर हिज बुक ऑन सीक्रेट एजेंट्स। तो वो सीक्रेट एजेंट्स पे एक बुक लिख रहा होता है फाउलर, और उससे रिलेटेड मटेरियल और डिस्क्रिप्शन और डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वो आता है ऑसिबल के पास। Like all people, Fowler had also formed quite a romantic picture of the secret agent as represented in books and films. ठीक है, और जैसे कि बाकी सब लोग जो है वो, और सबको पता है कैसे मूवीज़ में और बुक्स में कैसे एक सीक्रेट एजेंट को पोर्ट्रे किया जाता है, तो फाउलर भी यही सोच करके और ऑसिबल के पास आता है कि इस तरीके का कोई कैरेक्टर होगा। Oswald didn't fit any description of the secret agent Fowler had ever read or imagined. तो फाउलर ने जैसे मूवीज़ में या बुक्स के अंदर देखा था, ऑसिबल वैसा बिल्कुल भी नहीं था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और फाउलर को बहुत ही निराशा हुई। ऑसिबल्स ऑफिस वॉज इन अ स्मॉल रूम ऑन द 6th फ्लोर, 6th एंड टॉप फ्लोर। ठीक है, ऑसिबल का जो रूम था जहाँ वो रहता था, वो अपने ऑफिस में ही रहता था, और उसका जो रूम था वो 6th फ्लोर पे था, उसकी टॉप मोस्ट फ्लोर था उस बिल्डिंग का। He was a sloppy fat man, और वो एक बहुत ही मोटा आदमी था। He had an American accent, और उसका एक्सेंट भी जो था वो अमेरिकन था। Oswald himself felt that Fowler was disappointed after meeting him, और फाउलर जब उसके पास गया तो फाउलर के एक्सप्रेशंस देख करके और ऑसिबल को समझ में आ गया कि ऑसिबल से मिलकर फाउलर खुश नहीं है। नेक्स्ट इवेंट क्या था? इंपॉर्टेंट पेपर इन ऑसिबल्स कस्टडी। ऑसिबल के पास में कोई इंपॉर्टेंट पेपर है। ऑसिबल टोल्ड फाउलर दैट ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर इन हिज कस्टडी। ऑसिबल ने और फाउलर को बताया कि उसके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर मौजूद है। समडे दैट पेपर माइट वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और एक दिन ऐसा होगा कि वो जो पेपर है वो पूरी दुनिया को बदल देगा, पूरी दुनिया बदल देगा। देन ऑसिबल स्विच्ड ऑन द लाइट, और तब ऑसिबल ने कमरे की लाइट चालू की। फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ठीक है, अब फाउलर, क्योंकि फाउलर जो है वो सोच रहा था सीक्रेट एजेंट के पास जा रहा है, कुछ मज़ेदार होगा, और वो काफ़ी इमेजिन करके, काफ़ी सोच करके जा रहा था, जैसे कि मूवीज़ में, बुक्स में उसने पढ़ा था, देखा था। तो अब वो जब पहुंचा ऑसिबल के पास तो वो काफ़ी निराशा उसको हुई, क्योंकि ऑसिबल ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं था। ऑसिबल एकदम सिंपल सा और कोई हीरोइक पर्सनैलिटी नहीं थी। साथ ही वो बिल्कुल उसका कॉन्ट्ररी, उसका एकदम अपोजिट, वो बहुत मोटा था और बिल्कुल भी ऐसा दिखने में एजेंट जैसा, सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि उसके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था ऑसिबल के पास में, जो कि कोई मिसाइल से रिलेटेड था, और ऑसिबल ने ये भी बताया फाउलर को कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक दिन पूरी दुनिया बदल सकता है, इतना पावरफुल वो डॉक्यूमेंट है। तो अब वो जब रूम के अंदर एंटर हुआ और लाइट चालू करी तो फाउलर ने देखा कुछ मज़ेदार। He saw a man with a small automatic pistol in his hand। ठीक है, और उसने देखा कमरे के अंदर ऑलरेडी मौजूद था एक आदमी जिसके हाथ में कुछ छोटी सी पिस्टल थी, ऑटोमेटिक पिस्टल। मैक्स एंटर्स विद द पिस्टल। ठीक है, अब मैक्स है वो आ चुका है पिस्टल के साथ। मैक्स इज दैट मैन। ऑसिबल वाज स्टन्ड टू सी मैक्स इन हिज रूम विद द पिस्टल। He had thought with a pistol. He had thought he was in Berlin। ठीक है, तो ऑसिबल जो था उसको देख कर घबरा गया, चौंक गया। ठीक है, तो ऑसिबल ने जैसे ही उसको मैक्स को देखा और मैक्स ने पॉइंट किया रखे थे, पिस्टल का पॉइंट किया था उसकी तरफ, तो देख करके घबरा गया, चौंक गया। ठीक है, और उसे लगा कि वो बर्लिन में है। मैक्स वॉज स्लेंडर, क्राफ्टी एंड हैड द फेस ऑफ अ फॉक्स। ठीक है, मैक्स जो था वो सीधा सिंपल सा ही आदमी और लग रहा था, और उसको देख करके और ऐसा लग रहा था, उसके चेहरा भी जो था वो एकदम फॉक्स के जैसा ही था। नथिंग वॉज मेनेसिंग अबाउट मैक्स एक्सेप्ट हिज पिस्टल, और वो कुछ ज़्यादा डरावना नहीं था। ठीक है, सिंपल सा ही इंसान दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी जिसकी वजह से उसको डर लग रहा था ऑसिबल को। मैक्स डिमांडेड द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स दैट वर इन द कस्टडी ऑफ ऑसिबल, और मैक्स ने और गन पॉइंट पर ऑसिबल से और वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगे जो कि मिसाइल से रिलेटेड थे ऑसिबल के पास। ही वॉन्टेड टू टेक इट फ्रॉम ऑसिबल, और वो ऑसिबल से वो डॉक्यूमेंट लेना चाहता था।
नाउ ऑजिबल कुक्स अप अ स्टोरी अबाउट बालकनी। तो अब ऑजिबल ने कैसे अपनी जान बचाई देखिए। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ऑजिबल कुक्ड अप अ स्टोरी। तो उसी क्षण, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी मोमेंट पे, उसी क्षण ऑजिबल ने एक कहानी बनाई। He told Fowler and Max that his balcony below the window had become a big nuisance। और उसने कहानी सुनाई क्या कि उसके जो रूम है, उसके रूम के जो बाहर जो बालकनी है, उसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये कहानी सुना रहा है किसको? फाउलर और मैक्स दोनों मौजूद हैं उनको। इट वॉज द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैड गॉट इनटू हिज रूम फ्रॉम देयर। और अब उसने क्या बोला? अब उसने उसको ब्लेम किया, मैक्स को नहीं, उसने ब्लेम किया बालकनी को, और ये बोला कि इस बालकनी की वजह से और लोग अंदर घुस आते हैं उसके कमरे के, जिस तरीके से मैक्स भी आ गया है। मैक्स शोड हिज इग्नोरेंस अबाउट द बालकनी एंड टोल्ड दैट ही एंटर्ड थ्रू अ पासकी। ठीक है, और उसने, क्योंकि मैक्स ने और उस बालकनी के थ्रू वो नहीं आया था, इसलिए मैक्स ने इग्नोर कर दिया बालकनी का केस और बोला कि नहीं, मैं बालकनी से नहीं, मैं तो पासकी से आया हूँ, दरवाजे से ही की से आया हूँ। Ozible told Max that the balcony belonged to the other apartment extended under his window। ठीक है, और ऑजिबल ने मैक्स को ये भी बताया कि ये तो बालकनी जो है, ये तो उसकी खुद की बालकनी है भी नहीं, वो बालकनी किसी दूसरे अपार्टमेंट में है, लेकिन वो आ रही है और कनेक्ट कर रही है इसके रूम को, इसीलिए उसको भी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, वो बालकनी जो है उसके रूम के नीचे एक्सटेंड हो रही है, जिसकी वजह से चढ़ करके कोई भी रूम में घुस जाता है। नाउ नॉकिंग एट द डोर, राइट। अब उसने स्टोरी तो बालकनी की सुना दी, ठीक है, और उसी वक्त स्टोरी जो है बना करके उसने बालकनी की सुनाई। मैक्स वॉज स्टैंडिंग इरेक्ट नॉट फ्रॉम फार फ्रॉम ऑजिबल। ठीक है, अब ऑजिबल जो है उससे थोड़े से दूरी पर और गन पॉइंट करके मैक्स खड़ा था। ही वॉज वेविंग हिज पिस्टल विद अ कमांडिंग जेस्टर। ठीक है, और वो जो है गन पॉइंट उसने ऑजिबल पे रखा हुआ था और उससे कमांड, उसको ऑर्डर दे रहा था कि उसके लिए वो काम कर दे, जो डॉक्यूमेंट है दे दे। सून ही हर्ड अ नॉक एट द डोर, और तुरंत ही उसको आवाज़ सुनाई दी दरवाजे पर। ऑजिबल कुक्ड अप अनदर स्टोरी एट वंस, और उसी वक्त ऑजिबल ने और एक और स्टोरी बना करके सुनाई। ही टोल्ड मैक्स दैट इट शुड बी द पुलिस, और उसने मैक्स को यही बताया उस वक्त कि ओ, कि शायद पुलिस आ गई है। ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर विद हिम, और क्योंकि इसलिए पुलिस आ गई क्योंकि उसके पास में बहुत एक ज़रूरी कागज़ है। इट नीडेड अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और उस कागज़ की सेफ्टी के लिए, उस कागज़ की सिक्योरिटी के लिए ही वो पुलिस वहाँ आई है। ही हैड टोल्ड द पुलिस टू चेक ऑन हिम टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। ठीक है, और उसने पुलिस को बोला था, अब ये सारी स्टोरी जो है वो उसी वक्त बना करके वो सुना रहा है। और उसने क्या सुनाया मैक्स को? मैक्स को बोला कि उसने पुलिस से हेल्प मांगी थी कि प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करे, क्योंकि उसके पास में इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है। फाउलर जम्प्ड असाइड। ठीक है, और फाउलर जो है वो साइड हो गया, क्योंकि उसने जब ये सब देखा और गन पॉइंट पे रखा हुआ था उसने ऑजिबल को, मैक्स ने, तो फाउलर जो है वो तो खुद साइड हो गया। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, और अब मैक्स ने, और मैक्स बहुत नर्वस हो गया। मैक्स को लगा कि अब वो कैसे यहाँ से बचकर निकलेगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट तो मिल नहीं रहा, उल्टा पुलिस और पकड़ लेगी, उसके मन में ऐसे ख्याल आया। ऑजिबल थ्रेटेंड मैक्स दैट द पुलिस वुड एंटर सून एज द डोर वॉज अनलॉक्ड, दे वुड नॉट हेजिटेट टू शूट। ठीक है, और ऑजिबल ने उसको यहाँ तक डरा दिया, उसको बताया कि पुलिस जो है वो तुरंत अंदर आ जाएगी, डोर लॉक नहीं है, और जब तुम्हें अंदर देखेगी ऐसे गन पॉइंट पे तो तुम्हें गोली मार देगी। नर्वस मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो। मैक्स जो कि ऑलरेडी बहुत नर्वस हो गया था और गेट पर पुलिस खड़ी है तो उसको और कोई चारा नहीं समझ में आया। तो मैक्स वॉज नर्वस। ही आस्क्ड ऑजिबल टू सेंड द पुलिस अवे और ही वुड नॉट हेजिटेट टू शूट। उसने ऑजिबल को बोला कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने पुलिस को वापस नहीं भेजा तो। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और दरवाजे पर जो नॉक की आवाज़ थी, नॉकिंग की आवाज़ थी, वो तेज होती जा रही थी क्योंकि दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा था। मैक्स kept his body twisted and pointed his gun at Ozible and Fowler। और मैक्स जो है अब वो इस तरीके से खड़ा हो गया और दोनों के ऊपर गन पॉइंट करने लगा, ऑजिबल के ऊपर भी और फाउलर के ऊपर भी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन दोनों में से, क्योंकि वो दोनों रूम के अंदर मौजूद थे इसलिए उनको डरा रहा था कि उन दोनों में से कोई गलत हरकत करे।
ही पुट अनदर लेग ओवर द विंडो सिल, और ऐसा करते करते उसने और खिड़की के पास गया और खिड़की की एक पैर जो है वो खिड़की के बाहर निकाल लिया। देन इन डेस्परेशन ही जम्प्ड आउट, और फिर ये सोच करके कि बालकनी है बाहर तो वो बच जाएगा, क्योंकि पुलिस आ गई है गेट के ऊपर, तो बालकनी से वो बच करके भाग जाएगा, ये सोच करके उसने और बिना देखे ही जंप कर लिया। एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, ठीक है, और जैसे ही उसने जंप किया तो सिर्फ उसकी चीखने की एक पतली सी पैनी सी चीखने की आवाज़ आई, बस। देन वेटर अपियर्स, ठीक है, उसके बाद में वेटर आ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में दरवाजे पे कौन था? पुलिस नहीं थी, वो तो कहानी ही सुना रहा था अपने आप को बचाने के लिए, और उसने कुछ खाने का ऑर्डर किया हुआ था जो कि वेटर लेकर के आता है एक्चुअल में, ठीक है। हाँ, तो द डोर ओपनड एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, ठीक है। तो एक्चुअल में क्योंकि फाउलर जो है वो आया हुआ था, ठीक है, तो फाउलर और ऑसिबल दोनों बैठ करके और बातचीत करेंगे और स्टोरी लिखने में, बुक लिखने में सीक्रेट एजेंट की फाउलर की मदद करना चाहता था ऑसिबल, तो इसीलिए उसने ऑर्डर किया था बॉटल और वाइन। इट वॉज नॉट द पुलिस बट इट वॉज द वेटर whom ऑजिबल हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड, और एक्चुअल में वो एक वेटर था जिसको ऑजिबल ने बुलाया था, ऑर्डर दिया था। फाउलर वॉज स्टिल वाइट फेस्ड, फाउलर तो अभी भी बिल्कुल ये देख करके और उसको विश्वास नहीं हो रहा था, वाइट फेस मतलब वो अभी भी पैनिक में था। ही आस्क्ड अबाउट द मैन हु जम्प्ड आउट ऑन द बालकनी, ठीक है, और उसने उस आदमी के बारे में पूछा कि भाई अब वो बालकनी से जो है वो नीचे कूद गया है, वो कैसा है। तो ऑजिबल assured फाउलर दैट मैक्स वुड नॉट रिटर्न एज देयर वाज नो बालकनी बिलो द विंडो, और ऑजिबल ने फाउलर को बताया कि मैक्स अब लौट करके नहीं आएगा, मैक्स परेशान नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि नीचे कोई बालकनी थी ही नहीं। तो इस तरीके से, और ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट था बट बहुत ही क्लेवर और बहुत ही तुरंत एक्शन लेने वाला, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बहुत ही अच्छा था, इसीलिए वो तुरंत एक्शन ले पाया और अपने आप को, फाउलर को मैक्स से बचा पाया। So this was the story, The Midnight Visitor. I hope you must have enjoyed this story. ठीक है, आपको मज़ा आया होगा स्टोरी सुन करके। So let us quickly see the NCERT solution of this story. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसके देख लेते हैं। ठीक है, तो हाउ इज़ ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ठीक है, तो कैसे वो अलग था बाकी के सीक्रेट एजेंट से। तो ऑजिबल वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन मोर वेज देन वन, ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों से अलग था सीक्रेट एजेंट से। ही हैड अ स्मॉल रूम इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल, ठीक है, एक फ्रेंच होटल में, और वो रहता था टॉप फ्लोर पे, ठीक है, और छोटा सा कमरा लेकर के। इट वॉज ऑन द 6th and top floor and it was scarcely the setting for a romantic adventure, ठीक है, और वो बिल्कुल कमरा जो था वो बिल्कुल भी कोई रोमांटिक नहीं था, क्योंकि अब फाउलर जो था वो इसी इमेज में ही था कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बहुत ही टॉप क्लास होते हैं, दिखने में भी अच्छे होते हैं और रोमांटिक होते हैं, पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ही वॉज एक्सट्रीमली फैट। In spite of living in Paris for over 20 years, he spoke French and German only passably and had an American accent, ठीक है, और हालांकि वो पेरिस में रह रहा था 20 सालों से, 20 ईयर्स से वो इज इन पेरिस, ठीक है, पर फिर भी फ्रेंच और जर्मन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर ही बोल पाता था, और अमेरिकन एक्सेंट था उसका अभी भी। Instead of getting messages slipped into his hands by dark-eyed beauties, he only got a telephone call making an appointment. ठीक है, और बीइंग अ सीक्रेट एजेंट, ठीक है, तो उसको ऐसा कंपेयर किया गया फाउलर ने कि सीक्रेट एजेंट जो होते हैं उनकी रोमांटिक लाइफ होती है, ठीक है, और बहुत ही क्लासी लाइफ होती है, और जो उनके पास लेडी चार्म होता है, ठीक है, तो उनकी जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं, जो वो अट्रैक्ट हो जाती हैं उनसे बहुत आसानी से। तो इससे कंपेयर किया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड्स बाय डार्क आइड ब्यूटीज, की सुंदर सुंदर लड़कियां उसके पास में आती, उसके बजाय क्या था, ही ओनली गॉट अ टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, उसके बजाय उसके साथ में कैसा था, ये तो अदर सीक्रेट एजेंट्स की बात करिए, पर उसके साथ में बिल्कुल उल्टा था, उसके पास में सिर्फ फ़ोन कॉल आता था, वो भी किसी अपॉइंटमेंट के लिए। In these ways he was different from the conventional notion of a spy, और इस तरीके से वो बाकी स्पाइस जो होते हैं, बाकी जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, उनसे अलग था।
हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, ठीक है। और फाउलर कौन है और उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल क्या था। तो वो एक्चुअल में सोच करके जो गया था ऑजिबल के पास में कि उसके साथ में कुछ डिफरेंट होगा, कुछ नया होगा, कुछ थ्रिलिंग होगा, तो उसके साथ में सबसे पहली घटना वो क्या घटी। फाउलर वॉज अ राइटर एंड ही हैड कम टू मीट ऑजिबल। फाउलर एक राइटर था और वो आया था ऑजिबल के पास मिलने। फाउलर्स फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे came when he saw a man in Ozibel's room pointing a pistol towards Ozibel and himself. उसको सबसे ज़्यादा जो थ्रिलिंग लगा उस वक्त उस दिन का वो यही था कि जैसे वो रूम में एंटर हुए और लाइट ऑन की, लाइट स्विच ऑन की, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि एक आदमी मैक्स जो कि उन्हें और बंदूक दिखा रहा था, पिस्तौल जो है उनको दिखा रहा था। नेक्स्ट, हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, ठीक है। तो मैक्स जो है वो कैसे अंदर घुसा, तो मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम विद अ पास की और अ मास्टर की। तो मैक्स जो है वो कमरे के अंदर घुसा था एक मास्टर की से, तो दरवाजे को खोल करके ही अंदर घुसा था। हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन, ठीक है। और ऑजिबल ने कैसे बोला था कि तुम कैसे अंदर आए हो, तो ऑजिबल सेड दैट ही थॉट मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम थ्रू द बालकनी। और ऑजिबल ने स्टोरी बना करके बालकनी की और ये बोला था कि इस बालकनी की वजह से लोग अंदर आ जाते हैं, मैक्स तुम भी इसी बालकनी से अंदर आए हो। He said that it was the second time in a month that somebody had got into his room in this way. कि इस बालकनी के थ्रू तुम एक दूसरा बार ऐसा हुआ है कि तुम जो है बालकनी के थ्रू अंदर घुस आए, जबकि ऐसा नहीं था, वो स्टोरी सुना रहा था। नेक्स्ट इज Ozible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read, ठीक है। तो फाउलर ने जो कि पढ़ा था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, जो भी चीज़ें बुक्स में या मूवीज़ में देखी थी, वो ऑजिबल जो है उस डिस्क्रिप्शन पे फिट नहीं हो रहा था। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक इन योर ओपिनियन, ठीक है। और हमारे हिसाब से क्या ऐसा लगता है, क्योंकि हमने भी बहुत मूवीज़ देखी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, और सीक्रेट एजेंट्स में कैसे होते हैं, डिस्कस इन ग्रुप्स और इन क्लास स्टोरी, राइट। तो इसका आंसर उसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये ओपिनियन बेस्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यूजुअल ओपिनियन जो है उसे ही हमको रखना है, ठीक है। तो आपने यूजुअली अगर आप देखेंगे तो थ्रिलिंग आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर आप कोई थ्रिलिंग मूवीज़ देखते हैं, थ्रिलर्स देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर शर्लॉक होम्स देखी हो तो उसके अंदर जो है जो शर्लॉक होम्स है उसको कैसा कैरेक्टर दिखाया, राइट। इज हैंडसम मैन एंड ही हैज़ मनी एंड ही इज़ वेरी intellectual and he has got that he's surrounded by ladies and girls, so that is a type of an image which is created of a secret agent in movies and books, right। so वही चीज़ भी हमें एक्सप्लेन यहाँ पर करनी है, like James Bond, right। James Bond is another that kind of a secret agent। so secret agents in fiction are projected like ideal men, ठीक है, tall, dark, handsome, ठीक है। तो उस तरीके से उनको आइडियल मैन की तरह और कंपेयर किया जाता है सीक्रेट एजेंट्स को, जो कि हाइट अच्छी होती है, उनका कलर थोड़ा डार्क होता है और हैंडसम होते हैं। दे आर यूजुअली वेल बिल्ड एंड कीप हैव ब्यूटीफुल वुमेन फॉर कंपनी, और दे हैव ब्यूटीफुल वुमेन फॉर कंपनी, ठीक है। तो और उनका जो बिल्ट होता है वो फिजिकली बिल्कुल फिट होते हैं, बिल्ट स्ट्रॉन्ग बिल्ट होता है उनको, ठीक है। और दे आर सराउंडेड बाय वुमेन। They would always smoke pipe or cigar and do death defying stunts, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो हमेशा या तो पाइप या सिगार या इस तरीके के कुछ स्मोक करते हुए दिखाए गए हैं मूवीज़ में या बुक्स में। और डेथ डिफाइंग स्टंट्स, डेथ डिफाइंग स्टंट्स मतलब ऐसे स्टंट्स करते हैं और बिल्कुल जिससे मौत आ सकती है पर फिर भी मौत आती नहीं है। डेथ डिफाइंग मतलब मौत को भी हरा देने वाले ऐसे स्टंट्स करते हैं। तो जेम्स बॉन्ड इज़ अ वेरी फेमस कैरेक्टर बाय इयन फ्लेमिंग। तो इयन फ्लेमिंग का एक फिक्शनल कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड जो कि उन्होंने मेंशन किया, तो ठीक है, वो इस तरीके से ही बताया गया है। मूवीज बेस्ड ऑन जेम्स बॉन्ड शो हाईटेक गिज्मोज विच असिस्ट द डिटेक्टिव इन काउंटरिंग विलेंस, ठीक है। और जेम्स बॉन्ड की जो मूवीज़ हैं उसके अंदर बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करके और वो कैसे विलेंस को हराता है अपने दिमाग से। देर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, लेकिन कभी कभार कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देर इज़ अ कैरेक्टर नेम्ड फेलुदा विच वॉज क्रिएटेड बाय सत्यजीत रे, द फेमस बांग्ला फिल्म मेकर, ठीक है। तो फेलुदा जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर एक इस तरीके का ही कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन वो सत्यजीत रे जो इंडियन राइटर उन्होंने अलग तरीके से दिखाया है, ठीक है। ही वॉज ए बांग्ला फिल्म मेकर, ठीक है। तो उन्होंने बांग्ला मूवीज़ और बुक्स जो हैं लिखी हैं। फेलुदा वॉज टिपिकल
भरल ओके बाय अपीयरेंस, ठीक है। तो फेलुदा जो था वो ओके अपीयरेंस ही दिखाया है उसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे जेम्स बॉन्ड जैसा नहीं दिखाया है उसको, बिल्कुल ओके अपीयरेंस दिखाया है सत्यजीत रे ने। Next is, how does Ozible manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? ठीक है, तो Ozible ने कैसे मैक्स को विश्वास दिलाया कि बालकनी है उसके रूम से अटैच्ड? लुक बैक इट इज डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर इट, व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी, और क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो कन्विंस हो गया मैक्स, ठीक है। तो ये जो स्टोरी जो उसने बनाई उस वक्त, उससे कन्विंस हो गया मैक्स, क्या थी ऐसी, ठीक है। तो ऑजिबल टेल्स मैक्स दैट समवन एंटर्ड हिज रूम थ्रू द बालकनी बिफोर ऑल्सो, ठीक है। और ऑजिबल ने ये बताया मैक्स को कि पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है कि कोई बालकनी के थ्रू कमरे में आ गया। He also told him that he had asked the police to give him protection as he had some important papers with him. और उसने ये भी बोला कि क्योंकि उसके पास में कोई important papers हैं जिसकी वजह से मैक्स उसके पास आया था, वो papers होने की वजह से उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी। On listening, Max became nervous and just wanted to escape from the police. As a result, without noticing, he jumped out of the window and fell down. ठीक है, और बस इतना सुनते ही मैक्स को और लगा, क्योंकि दरवाजे पे कोई आ भी गया था और उसने उस स्टोरी को कन्विंसिंग करने के लिए उससे कनेक्ट कर दिया कि पुलिस भी आ रही है और मेरे पास कागज़ भी रखे हैं, इसलिए पुलिस तो आना ही है, और बालकनी से तुम आए हो, क्योंकि बालकनी का मेंशन इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि वो बालकनी से और कूद जाए, ठीक है। तो और अब उसकी सुनने के बाद में मैक्स नर्वस हो गया और उसको पुलिस से बचना था, इसलिए मैक्स ने बिना देखे बिना सोचे और सीधा बालकनी से पांव बाहर निकाला और कूद गया। Ozible's ability to think quickly and calmly in a situation of panic makes it convincing, ठीक है। तो Ozible ने कितनी कन्विंसिंगली उसको बातचीत करी, तो उसको ऐसा लगा ही नहीं कि वो स्टोरी बना रहा है। जिस तरीके से उसने स्टोरी को प्रेजेंट किया, उसको लगा ही नहीं कि एक स्टोरी है, ये मन से बना रहा है, उसको लगा कि ये सच कह रहा है। Now, looking back at the story, when do you think Ozible thought up his plan for getting rid of Max? ठीक है, अगर स्टोरी को हम वापस से देखें, वापस से पढ़ें, तो किस जगह ऐसा लगता है कि Ozible ने और ये रियलाइज़ किया कि मैक्स से बचने का प्लान बनाया? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning? क्या ऐसा स्टार्टिंग से ही, जब वो मैक्स से मिला, क्या तब से ही उसकी प्लानिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी? और डिड ही मेक अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड, या फिर उसके साथ में जैसे जैसे घटना घटते जा रही थी उसका उसने फ़ायदा उठा करके और चीज़ों को कन्वर्ट किया अपने फेवर में? Alright, so the answer would be I don't think that he had worked out his plan in detail. Obviously, क्योंकि शुरू से उसको तो कुछ प्लानिंग थी नहीं, उसने कोई ये थोड़ी सोचा था कि उसी मोमेंट पे और वेटर भी आ जाएगा, या उसी मोमेंट पे जैसे वो लाइट चालू करेगा तो मैक्स उसको खड़ा मिलेगा। तो ये पहले से कुछ प्लान नहीं था, पर जैसे सिचुएशंस हो रही थी उसके अकॉर्डिंग हुआ। ही टुक एडवांटेज ऑफ द इवेंट एज दे हैपेंड, ठीक है। तो उसने जैसे जैसे सिचुएशंस घट रही थी, घटनाएं, उनको उसने मोल्ड किया अपने फेवर में। Ozible made a story of the balcony outside the room and there was a knock at the door. He told it would be police. All these events threatened Max, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मैक्स को डराने के लिए उसने इस्तेमाल की, और मैक्स को आइडिया दिया कि बालकनी है इधर और बालकनी से लोग अंदर आ भी जा रहे हैं और बाहर भी भाग सकते हैं, ठीक है, और दरवाजे पे पुलिस खड़ी है। तो ये उसने आइडिया क्रिएट किया उसी वक्त सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए। In such a hurry, he became restless and without seeing jumped out of the window. और इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में था और नर्वस कर गया मैक्स, इसीलिए मैक्स ने बिना सोचे समझे सीधा खिड़की से बाहर कूद गया। नेक्स्ट, ठीक है, इन दिस स्टोरी Ozible shows great presence of mind or the ability to think quickly and act calmly and wisely in a situation of danger and surprise, ठीक है। अब इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, Ozible का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो दिखता है, समझ में आता है, और वो कितना तेज़ी से सोच करके और एक्शन ले पा रहा है वो भी समझ में आ रहा है। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उसके ऊपर गन पॉइंटेड है, ठीक है, तो और ऐसे सिचुएशन में भी वो अपने आप को काम रख पाता है और डेंजर से सिचुएशन से हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। तो गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस और नरेट अ स्टोरी विच शो समवंस प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। तो अब आपको ये खुद का ही क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से ही एक्सपीरियंस, ये खुद का ही आपको बताना है, जिसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बताना है किसी और व्यक्ति का या आपका खुद का,
ठीक है, तो आपने 9th में पढ़ी होगी स्टोरी इफ़ आई वर यू, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही था अगर आपको याद हो तो. दिस स्टोरी इज इन अ रेफरेंस टू द प्ले इफ आई वर यू. ठीक है, जेराल्ड was captured by a criminal and the criminal pointed a gun towards him, but he treated the criminal as a guest and trapped him in his confidence. ठीक है, तो उसके अंदर भी ऐसा ही होता है. ठीक है, तो जो इंट्रूडर होता है एक और एक जेरार्ड होता है. तो जेरार्ड जो होता है वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही अपने आप को और बचाता है और भाग करके वहाँ से जा पाता है. ही अचीव द क्रिमिनल टू रन अवे एज पुलिस आर बिहाइंड हिम. ठीक है, अब उसने कन्विंस कर लेता है क्रिमिनल को. उसमें भी प्ले के अंदर में आपको याद हो तो 9th में आपने पढ़ा था लास्ट जो प्ले है, तो उसके अंदर यही होता है. जो इंट्रूडर है उसको वो कन्विंस करता है कि पुलिस तो उसके खुद के पीछे पड़ी हुई है. ठीक है, पुलिस कभी भी आती होगी तो वो भी पकड़ा जाएगा और जो इंट्रूडर है वो भी पकड़ा जाएगा. ही टोल्ड द क्रिमिनल टू रन थ्रू द एग्जिट डोर विच वॉज एक्चुअली अ कबर्ड डोर. ठीक है, और उसने एक तरफ इशारा करके और बोला कि तुम एक काम करो, वो देखो बाहर भागने का रास्ता है, उससे बाहर भाग जाओ. ठीक है, जबकि एक्चुअल में वो एक कबर्ड का दरवाज़ा था, तो उसको कबर्ड में और वो भेज देता है. द क्रिमिनल एग्जिटेड थ्रू द डोर एंड वॉज कॉट इन द कबर्ड. और जैसे क्रिमिनल ने दरवाज़ा खोला और उसके अंदर घुसा तो वो एक एक्चुअल में कबर्ड में पहुंच गया और उसने कबर्ड के अंदर उसको कैद कर दिया. तो ये एक सिचुएशन थी सिमिलर जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड से और जेरार्ड अपने आप को बचा पाता है वरना इंट्रूडर उसको लूटने मारने आया होता है. ऑलराइट, सो दिस वाज इट. I believe we should take the character sketch now. Right, here we go. The character sketches. Alright, so सबसे पहले तो main character that is Ausable in this story. So he is a different kind of a secret agent. First of all, वो अलग तरीके का secret agent है जैसे सब होते हैं, mostly होते हैं, ऐसा नहीं है. Generally, secret agents that are described in detective books and shown in films are very smart and gun friendly. ठीक है, usually जो secret agents होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही smart in sense look wise, right? तो look wise वो काफ़ी smart होते हैं और gun friendly होते हैं. gun friendly मतलब guns वगैरह तो बहुत आसानी से use करते हैं. Wine and dark-eyed beauties are associated with them. ठीक है, और वो usually movies में या books में उनको बताया गया है कि वो वाइन पीते हैं और डार्क आइड ब्यूटीज़ मतलब कि सुंदर लेडीज विमेन उनके साथ में रहती हैं. हाउएवर ऑजिबल डजंट प्रेजेंट सच अ रोमांटिक पिक्चर. लेकिन ऑजिबल जो है उस तरीके की रोमांटिक पिक्चर में नहीं फिट हो रहा है. ही इज़ वेरी फैट एंड स्लॉपी. इसको फैट कर लेंगे. ठीक है, ही वॉज नॉट फास्ट, ही वॉज फैट. ठीक है, ही इज़ वेरी फैट एंड स्लॉपी. ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था. ठीक है, और स्लॉपी था मतलब उसका शरीर थुलथुला शरीर था. ठीक है, तो फिजिकली ही मे बी फैट बट मेंटली ही इज़ वेरी एजाइल एंड क्विक विटेड. ठीक है, भले ही वो फिजिकली जो था वो इमूवेबल था या फैट था, लेकिन मेंटली ही वॉज वेरी एजाइल. एजाइल मीन्स फुर्तीला. तो उसका दिमाग जो था वो तेज़ी से काम कर रहा था. एंड क्विक विटेड, जवाब देने में भी बहुत ही जल्दी से स्टोरी बना करके सुना पा रहा था. He knows all the tricks of his trade. ठीक है, ट्रिक्स ऑफ हिज ट्रेड मतलब कि अपनी तरीके से कैसे, मतलब उसके जिस ट्रेड में वो था, जिस फील्ड में वो था, उसमें कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, उनको कैसे टैकल करना है, तो वो उसको बहुत अच्छे से आता था. He is very quick to react and can cook up stories that may fit in all kinds of situation. ठीक है, और वो बहुत जल्दी से उसने रिएक्ट करके और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में, अपने फेवर में ले लिया एक स्टोरी बना करके. He convinces even the crafty Max that there is a balcony below the window of his room. और वो मैक्स को कन्विंस कर लेता है कि उसके खिड़की के बाहर एक बालकनी है जिसके थ्रू बचकर भागा जा सकता है. ठीक है, मैक्स के बारे में बात करें तो मैक्स इज अ सीक्रेट एजेंट एंड अ राइवल एंड एनिमी ऑफ ऑजिबल. ऑजिबल का एक दुश्मन, क्योंकि उसको गन पॉइंट पर और वो डॉक्यूमेंट्स लेने आया था मिसल्स के. ही इज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल. ठीक है, हाइट में वो छोटा था, नॉर्मल था. ठीक है, और ही अपीयर्स टू बी क्राफ्टी एंड हैज़ द काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स. ठीक है, और दिखने में ऐसा था जैसे उसके जो नैन नक्श थे. ठीक है, जो उसकी आंखें, जिसकी नाक, उसके जो शेप बॉडी का, वो क्राफ्टी था. क्राफ्टी मतलब कि जो जैसे क्राफ्ट वर्क जिस तरीके से किया जाता है, राइट, तो पहना था. ठीक है, तो
जैसे प्रॉपरली क्राफ्ट करके और बनाई गई है, ऐसी बॉडी थी उसकी। एंड हैज़ द काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और शक्ल कैसी थी, जैसे कि एक फॉक्स की। देयर इज नथिंग स्पेशली मेनेसिंग अबाउट हिज एक्सेप्ट हिज पिस्टल, ठीक है। मेनेसिंग मतलब ट्रबलिंग, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि उससे कोई डरने वाली बात है, सिवाय उसके पास एक बंदूक थी, ठीक है। तो उसके पास एक गन थी, बस इसीलिए वही एक चीज़ जो परेशानी की वजह थी। अदरवाइज उसको देख करके, मैक्स को देख करके, और ऐसा नहीं लग रहा था कि उससे कोई डरने की ज़रूरत है, कोई परेशानी नहीं लग रही थी देख करके। ही एंटर्स ऑजिबल्स रूम टू टेक अवे अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, ठीक है। तो अब वो ऑजिबल के रूम में आया था, क्यों? कुछ इंपॉर्टेंट पेपर लेने, जो कि कोई नई मिसाइल्स के लिए जो उसके पास डॉक्यूमेंट थे उनको छीनने आया था, वो डॉक्यूमेंट लेने आया था, ठीक है। फाइनली बात करते हैं फाउलर की। तो फाउलर जो था, फाउलर इज़ अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। फाउलर जो है रोमांटिक स्टोरीज लिखता है, रोमांटिक राइटिंग करता है, ठीक है। और वो एक खुद यंग राइटर है। ही वॉन्ट्स टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव्स, और वो एक डिटेक्टिव्स के ऊपर बुक लिखना चाहता है। फाउलर फॉर्म्स अ वेरी रोमांटिक एंड ग्रैंड पिक्चर ऑफ अ सीक्रेट एजेंट इन हिज माइंड। फाउलर ने बहुत ही एक रोमांटिक और बहुत ही एक बड़ी पिक्चर थी मन में, जो उसके, और किसको लेकर के, सीक्रेट एजेंट्स को लेकर के, जैसा कि उसने मूवीज़ में और बुक्स में देखा था। He finds Ozible not cracking pistols or surrounded by dark out beauties like James Bond, ठीक है। और वो जब वो ऑसिबल से मिला, तो ऑसिबल को उसमें नहीं देखा कि उसके पास में और गन्स हों, या फिर उसके पास में ब्यूटीफुल लेडीज़ हों। ही फेल्स लेट डाउन आफ्टर मीटिंग ऑसिबल, और ऑसिबल से मिलने के बाद में उसको काफ़ी दुख हुआ, मतलब निराशा हुई, ठीक है। उसको ऐसा लगा कि जो सोच करके आया था वैसा तो इंसान ऑसिबल है ही नहीं, ठीक है। So these are the main three characters from this story, The Midnight Visitor. I hope you enjoyed the story. Now we have also completed the question and answers. So alright students, that is it for today's class. I hope you enjoyed the class. I'll see you in the next class. Till then, take care of yourself. Keep learning, keep growing. Bye bye.